बेटा हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, कैपिटल गेन में। टैक्सेशन में कैपिटल गेन में आप लोगों को कोई भी आंसर का फॉर्मेट कैसा बनाना है वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। मैं धीरे धीरे सारे अमाउंट्स और रूल्स समझाते जाऊंगा। जैसे मैं हर टैक्सेशन के हर लेक्चर में बोलता हूँ, टैक्सेशन इज ऑल अबाउट रूल्स। जितने ज्यादा आप रूल्स याद रखवाओगे उतना आपका फटाफट से ओरली कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ, लिख के बताना पड़ता है हमको, बट कैलकुलेशन बहुत ओरली मुंह जुबानी हो जाएगा अगर आपको रूल्स याद है तो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ यहाँ पे एसएससी का नाम लिखना होता है, जिस भी आदमी का हम लोग टैक्सेबल कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। अब टैक्सेशन चैप्टर में लगभग हर चैप्टर में फॉर्मेट स्टेटमेंट ऐसा ही होता है। लेफ्ट अपर कॉर्नर में आपको लिखना होता है स्टेटस, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, उसका आपको स्टेटस लिखना है। मोस्टली इंडिविजुअल ही होता है, 99% इंडिविजुअल का ही पूछते हैं। रिटर्न, रिटर्न इक्वल टू मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न एक ओरिजिनल होता है, एक रिवाइज्ड होता है। तो आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में लिखना है कि ये हमारा ओरिजिनल रिटर्न है। तो ये दो चीजें आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखी देनी है। स्टेटस इक्वल टू इंडिविजुअल, रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न हमारा ओरिजिनल है। फिर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जो एट प्रेजेंट अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो भी आज की डेट है, जो ईयर अभी चल रहा है वो असेसमेंट ईयर चल रहा है। और जो जस्ट इसके प्रीसीडिंग खत्म हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर अभी अभी खत्म हुआ, वो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ एसेट लिखना है। हमने ज्वेलरी बेचा, शेयर्स बेचे, लिस्टेड शेयर्स बेचे, अनलिस्टेड शेयर्स बेचे, हाउस प्रॉपर्टी बेचा, क्या बेचा, उस एसेट का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर जो एसेट हमने बेचा उसका सेलिंग प्राइस, ट्रांसफर प्राइस या ग्रॉस कंसिडरेशन, तीनों एक ही बात है। ये आपको अमाउंट के आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है, अमाउंट में यहाँ पे ये इनर कॉलम है, कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है टैक्सेशन में। टैक्सेशन में कोई अकाउंट्स के जैसे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बस इनर कॉलम और आउटर कॉलम होता है हमेशा। और हर चैप्टर का यहां तक फॉर्मेट सेम होता है। हर चैप्टर में ये ऊपर वाली जो 3-4 लाइन है वो सेम होता है। हाँ, अंदर का पर्टिकुलर्स वगैरह हर एक चैप्टर में चेंज हो जाता है, बट यहाँ तक फॉर्मेट सब चैप्टर में सेम रहेगा। अगर स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन, अगर सैलरी इनकम है तो टैक्सेबल सैलरी इनकम, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो भी बिजनेस प्रोफेशन है तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी चैप्टर का नाम है वो ऊपर आ जाएगा, बाकी फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। हाँ, यहाँ से लेकर नेम ऑफ एसेट से लेकर सारे चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन, उसमें हम लोग सबसे पहले जो एसेट बेचा उसका सेलिंग प्राइस लिखेंगे यहाँ पे आउटर कॉलम में। फिर लेस 3 अमाउंट माइनस करनी है हमको। 3 अमाउंट माइनस करनी है। एक सेलिंग एक्सपेंसेस या ट्रांसफर चार्जेस, मतलब जो भी हमने एसेट बेचा वो बेचते टाइम अगर हमने कोई ब्रोकरेज वगैरह पे किया हो, कोई सेल करते टाइम एसेट को कोई खर्चे पे किए हो, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे इनर कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको माइनस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको इंडेक्स नंबर्स, ये ऊपर नीचे इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ऊपर भी और नीचे भी इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई करना है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नंबर्स नहीं आते हैं, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हम लोग माइनस करेंगे। इसमें आता है बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स है, सुनते जाओ। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever इज मोर। जो एक्चुअल कॉस्ट हो हमारे एसेट का या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 हो, दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। पर फिर भी हमेशा यही रूल नहीं होता है, हमेशा यही रूल नहीं होता है। मैं इसके अंदर भी और क्या इम्प्लीकेशन है और क्या बातें हैं वो भी सब मैं बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, एज अ फॉर्मेट मैंने सही लिखा है, बट जब प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा अगर एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा हो, अगर हमने एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा हो तो क्या, 1/4/2001 के बाद खरीदा हो तो क्या। इसके अंदर भी अभी 2-3 रूल्स और आएंगे। ठीक है, हाँ, फिलहाल जो मैंने लिखा है वो एकदम परफेक्ट लिखा है, ऐसे ही आपको याद करना है।
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is मोर। आगे डिटेल में अगर हमने 1/4/2001 से पहले एसेट खरीदा, 1/4/2001 के बाद एसेट खरीदा तो क्या, सब मैं बताऊंगा। मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द सेल, दिमाग लगाओ। बेचा, हमने कोई भी एसेट बेचा तो प्रीवियस ईयर में ही होगा ना, कोई भी एसेट हमने जो बेचा होगा वो प्रीवियस ईयर में ही बेचा होगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का ही टैक्सेबल कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमेशा उस साल का आएगा जिस साल में हमने एसेट को बेचा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसमें बेचा हमेशा प्रीवियस ईयर में ही होगा। ये जो प्रीवियस ईयर है यहाँ पे, इस प्रीवियस ईयर में ही हमने एसेट को बेचा होगा, तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर यहाँ पे आएगा, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल। ओके, और डिनोमिनेटर में इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेस, जिस साल में हमने एसेट खरीदा था। तो सेल का इंडेक्स नंबर ऊपर, सेल वाले ईयर का इंडेक्स नंबर ऊपर, और परचेज वाले ईयर का इंडेक्स नंबर नीचे। अब ये इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, इसको बोलेंगे इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेम इसके जैसा ही एक होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में होता है, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, सुनते रहो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज नहीं आएगा, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। अब इंप्रूवमेंट क्या होता है और ये सिर्फ घर में क्यों आता है, सुनो। इंप्रूवमेंट क्या होता है, मान लो हमारे पास एक घर था जो हमने प्रीवियस ईयर में बेच दिया। एक घर था हमारे पास, उस घर में जब हमने वो घर खरीदा था तब उस घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया हुआ था, वो घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया हुआ था और वो घर हमारा था, ठीक है। अब उस घर को हमने खरीदा जब ग्राउंड फ्लोर था सिर्फ, फिर 5 साल के बाद उस घर में हमने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया, ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर हमने कंस्ट्रक्शन करवाया। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर हमने कंस्ट्रक्शन करवाया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जितने रुपए में ग्राउंड फ्लोर वाला घर खरीदा था, जितने रुपए में ग्राउंड फ्लोर वाला घर खरीदा था उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू। और जो फर्स्ट फ्लोर बनवाने का खर्चा था, जितना फर्स्ट फ्लोर बनवाने का खर्चा था उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई, ऊपर हमेशा सेल वाला इंडेक्स नंबर, नीचे हमेशा इंप्रूवमेंट वाला इंडेक्स नंबर, जिस साल में हमने वो फर्स्ट फ्लोर बनवाया था उस साल का इंडेक्स नंबर। यहाँ पे परचेज वाले साल का, यहाँ पे परचेज वाले साल का इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट वाले साल का इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिर इंडेक्सेशन करने के बाद आपकी यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगी। फिर इन तीनों अमाउंट्स का, 3 अमाउंट हमेशा माइनस होती है, एक सेलिंग एक्सपेंसेस, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इन तीनों को टोटल करके, इन तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, और जितना हमारा ऊपर सेलिंग प्राइस था, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस में से तीनों लेस वाले जो अमाउंट आए उनका टोटल माइनस कर देंगे। तीनों लेस का जो एबीसी का टोटल मिला के आया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला के जितना टोटल आया वो ऊपर वाले सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस लेस एबीसी का टोटल, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, इसमें से एग्जम्पशन माइनस होता है, ये लिखा हुआ है लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन। यहाँ पे अंडर सेक्शन 57 होता है, 57F होता है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वो मैं बताऊंगा कि कब कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, और धीरे 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 सब मैं प्रैक्टिकली बताते जाऊंगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, सपोज करो, मैं अमाउंट्स के साथ बता दूं, सपोज करो हमारा सेलिंग प्राइस था 20 लाख रुपीस। अब सपोज करो पहला हमारा एक्सपेंस हुआ 1 लाख रुपीस। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 7 लाख रुपीस, सपोज इमेजिनरी अमाउंट है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है मान लो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस। तो 1 और 7 और 3 कितना हुआ, 11 लाख। तो ये 11 लाख हम लोग कर देंगे माइनस। तो 20 लाख रुपीस सेलिंग प्राइस था, उसमें से 11 लाख रुपीस एबीसी का टोटल हुआ, तो 20 लाख में से 11 लाख माइनस कर देते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 9 लाख। इस 9 लाख में से हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारी गवर्नमेंट बोलती है ये 9 लाख रुपीस जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है,
वो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दो विद इन 1 ईयर। 12 महीने के अंदर जब आपने पुराना एसेट बेचा, उसमें जितना फायदा हुआ, जितना सिर्फ प्रॉफिट हुआ, सिर्फ उतना ही पैसा। पूरा 20 लाख रुपए इन्वेस्ट मत करो, पूरा 20 लाख रुपए इन्वेस्ट मत करो। जितना सिर्फ आपका प्रॉफिट है 9 लाख रुपए, सिर्फ वो इन्वेस्ट करो, और कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करो। हमारी गवर्नमेंट बोलती है जितना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, सिर्फ उतना गेन ही इन्वेस्ट करो किसी दूसरे एसेट में। लेकिन वो एसेट कौन से हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट ने लिस्ट बना के दी है, यहाँ पे ही आपको इन्वेस्ट करना है, और मिनिमम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। कब इन्वेस्ट करना है? जो पुराना एसेट बेचा उसके बेचने के 12 महीने के अंदर, डेट ऑफ सेल से, जो 20 लाख वाला एसेट बेचा उस डेट ऑफ सेल से 12 महीने के अंदर आपको अपना पैसे इन्वेस्ट कर देने। कितने कम से कम पैसे इन्वेस्ट करने? उतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं जितना गेन हुआ। मतलब आपको 20 लाख रुपए सारा इन्वेस्ट नहीं करना है जो सेलिंग प्राइस है, नहीं, आपको सिर्फ ये 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपने 9 लाख रुपए जहां पे हमारी गवर्नमेंट बोलती है वहां पे इन्वेस्ट करना है, और कम से कम 3 साल के लिए स्टे इन्वेस्टेड, कम से कम 3 साल के लिए वहीं पे आपको इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। जो आपका नया इन्वेस्टमेंट है वो बेचना नहीं है, तो आपका 9 लाख रुपए सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 9 लाख माइनस एग्जम्पशन 9 लाख, बाकी टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ओके, अब सपोज करो आपने नया जो इन्वेस्टमेंट खरीदा वो 8 लाख रुपए का खरीदा। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 9 लाख, आपने नया एसेट खरीदा 8 लाख रुपए का, तो बाकी आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1 लाख। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये जो लिखा हुआ है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फर्क है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दोनों अलग अलग बातें, ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 9 लाख, उसमें से टैक्सेबल है 1 लाख, ये हमारा आंसर आ गया, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब जो भी आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे, उनमें जैसे यहाँ पे नेम ऑफ एसेट है, ये एसेट 1 हुआ, नेम ऑफ एसेट 1, ऐसे एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, एसेट 4, ऐसे 4 या 5 एसेट्स आएंगे आपको। तो ये सेम स्टेटमेंट कंटिन्यू होते जाएगा, जैसे ये सीधे नंबर 1 लिखा है, अब ऐसा ही सेम एसेट 1 की जगह पे पूरा कॉपी पेस्ट फॉर्मेट, इसके नीचे ही दूसरा फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें एसेट 2 स्टार्ट होगा, यहां से हमारा एसेट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, यहां से हमारा एसेट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा फॉर्मेट सेम, कैलकुलेशन सारी सेम, हाँ अमाउंट चेंज हो जाएंगे, मेथड पूरा सेम, पहले सेलिंग प्राइस, फिर लेस 3 अमाउंट, ए अमाउंट में सेलिंग एक्सपेंसेस, बी अमाउंट में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सी अमाउंट में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर एग्जम्पशन, फिर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर शॉर्ट टर्म होता है तो क्या फर्क होता है? शॉर्ट टर्म में सिर्फ ये जो इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर डिवाइड, वो नहीं होगा। यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर डिवाइड नहीं होगा, इंडेक्स नंबर्स नहीं आते हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आते हैं, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहता है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जगह पे शॉर्ट टर्म हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट पूरा सेम होता है। तो ऐसी स्टेटमेंट बनानी होती है, फिर लास्ट में पूरी स्टेटमेंट बन जाए, ये पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी, फिर लास्ट में 3 लाइन में आंसर लिखते हैं। समझो एसेट नंबर 1 हो गया, एसेट नंबर 2 हो गया, एसेट नंबर 3 हो गया, 4 1 2 3 4 5 5 एसेट मान लो क्वेश्चन में दिए हुए। अब लास्ट में 3 लाइन में आंसर लिखते हैं, कहते टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद टोटल कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन, यहां पे आएगा टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पे आएगा टोटल टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब 1 2 3 4 5 में थे, जितने जितने भी लॉन्ग टर्म वाले हैं उनका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, जितने जितने शॉर्ट टर्म वाले हैं उनका टोटल यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों का टोटल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन दोनों का टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन में लिखेंगे।
मतलब 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 5 में से जो सारे लॉन्ग टर्म वाले हैं उनका टोटल यहाँ पे लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 में से जितने शॉर्ट टर्म वाले हैं, मान लो 1 2 3 लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो 1 का आंसर, 2 का आंसर और 3 का आंसर लॉन्ग टर्म में लिख देंगे। मान लो 3 लॉन्ग टर्म वाले हैं और 4th और 5th वाला जो है वो शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो 4th और 5th का आंसर यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट टर्म के सामने। तो 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, तीनों सपोज तीनों लॉन्ग टर्म वाले हैं तो लॉन्ग टर्म के टोटल में लिखेंगे, और 4 और 5 सपोज करो शॉर्ट टर्म वाले हैं तो उनका टोटल यहाँ पे लिख देंगे, फिर लास्ट में दोनों का टोटल लिख देंगे, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। ऐसे लास्ट आंसर होता है हमारा। हाँ, बीच में ये जो पहले एसेट का फॉर्मेट बनाया, मान लो यही फॉर्मेट 5 बार बनेगा, तो सीधी बात है आपकी नोटबुक में एक पेज में तो नहीं आएगा, बट आपको लिखते जाना है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, नीचे नीचे लिखते जाना है। ऐसा एसेट नंबर 1 हुआ, इसी तरीके से एसेट नंबर 2 आएगा सेम फॉर्मेट, फिर एसेट नंबर 3 सेम फॉर्मेट, 4 5, फिर लास्ट में सबका टोटल करेंगे। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट आपको बनानी है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, सिर्फ इनर कॉलम आउटर कॉलम होता है। ये नोट लिख लेना कि नेट कंसिडरेशन क्या होता है, ये आगे चल के एग्जम्पशन के रूल्स में काम आएगा बहुत। नेट कंसिडरेशन जो होता है वो होता है इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे ये वाला एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा था, तो इस एग्जांपल में बताऊं नेट कंसिडरेशन क्या होगा। जो एसेट नंबर 1 था हमारा, इसमें हमारा नेट कंसिडरेशन होगा 20 लाख माइनस 1 लाख, तो नेट कंसिडरेशन होगा 19 लाख। ये स्टेटमेंट में 19 लाख कहीं पे लिखते नहीं है, लेकिन जब हम लोग एग्जम्पशन के रूल सॉल्व करते हैं उसमें 19 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19 लाख क्या है। 19 लाख है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसफर प्राइस माइनस ट्रांसफर चार्जेस, नेट कंसिडरेशन 19 लाख होगा, 20 माइनस 1 19 लाख। तो ये 19 लाख आगे चल के बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने इमेजिनरी अमाउंट्स लिख दी। ये सारी अमाउंट्स इमेजिनरी है, मैंने अपने मन से लिख दिए कोई भी अमाउंट अच्छी तरह समझाने के लिए। तो हमारा 19 लाख रुपीस नेट कंसिडरेशन होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नेट कंसिडरेशन इक्वल टू 20 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 19 लाख, ऑब्वियसली रुपीस, 19 लाख रुपीस, ये हमारा नेट कंसिडरेशन। ठीक है, सही। ये नोट है, इसका ऊपर के स्टेटमेंट में कहीं पे नेट कंसिडरेशन लिखना नहीं होता है, सिर्फ आपके समझने के लिए नोट लिख देना नीचे। ये अभी काम नहीं आएगा, बाद में एग्जम्पशन में काम आएगा नेट कंसिडरेशन। चलो, जितना मैंने बताया इस वीडियो लेक्चर में एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं। टैक्सेशन में बेटा लिखना बहुत कम होता है, समझना बहुत ज्यादा होता है। तो ये मेरा नाम और नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ये हमारी ऐप का नाम है। अगर एंड्रॉइड फोन है आपके पास तो ये ऐप आपको सर्च करनी है गूगल प्ले स्टोर पे। अगर एप्पल का फोन है तो ये नाम सर्च करना है माई इंस्टीट्यूट, और फिर एप्पल फोन में माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड हो जाए उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेंगे तो आपको लिखना है DTG, मतलब दीप द गुरु का DTG आपको लिखना है। तो जैसे ही DTG लिखोगे हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे से हमारी ऐप पे भी बात कर सकते हो, उसमें भी चैट का ऑप्शन है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, 9924699903। ये सब लिखना बेटा, लिखोगे तो याद रहेगा, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा। मेरे हर वीडियो लेक्चर में लास्ट में मैं स्क्रीन को पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे आप सब लोग लिख सको सारा। लिखो बेटा।